नमस्कार दोस्तों, ये मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का 2024 वाला एकदम लेटेस्ट एडिशन है। और आपको पता ही है कि ये बुक एमपीपीएससी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। आज एमपीपीएससी के हर बच्चे के पास ये बुक रहती है, और जिनके पास 2023 वाला एडिशन है तो वो चाहें तो इस बुक के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इसके सारे जो चैप्टर्स हैं उसको कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में इसकी भौगोलिक स्थिति को कवर किया गया है, प्रशासनिक स्थिति, फिर आएगा राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। एक एक करके हम इसको पढ़ते चलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले परिचय। राज्य का गठन कब हुआ? राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। किस किस को मिला के? मध्य प्रांत को, मध्य भारत को और विंध्य प्रदेश को मिला के इसका गठन हुआ। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ राज्य से अलग करके। इसका जो गठन हुआ था वो 1956 को हुआ था। 3 क्षेत्रों को मिलाकर हुआ था, एक तो मध्य प्रांत, फिर मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश का अंतिम रूप से पुनर्गठन जब वो छत्तीसगढ़ से अलग हो गया तो फिर 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। प्रशासनिक राजधानी इसकी भोपाल है। संस्कार राजधानी जबलपुर है। आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। और संगीत राजधानी मैहर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है। और चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। समाचार पन्नों से इसमें आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले क्रमशः पाढुरना किससे अलग हुआ था? छिंदवाड़ा से। और मैहर 55वां जिला बना। मध्य प्रदेश के उपनाम। मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो हृदय प्रदेश हो गया, क्योंकि टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा है तो टाइगर प्रदेश। सबसे ज़्यादा हीरे एमपी में पाए जाते हैं तो हीरा प्रदेश। वनों का राज्य। तेंदुआ सबसे ज़्यादा एमपी में पाया जाता है तो तेंदुआ स्टेट। फिर भेड़िया राज्य कहा जाता है। फिर चीता भी सबसे ज़्यादा तो चीता राज्य हो गया। तेंदुपत्ता राज्य कहा जाता है। गिद्ध राज्य कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहा जाता है। घड़ियाल राज्य कहा जाता है। इससे एक तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो एक तो सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ हैं, तेंदुए सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं, चीते सबसे ज़्यादा यहीं हैं और हीरा सबसे ज़्यादा यहीं है। इसलिए इसका नाम इस उपनाम से इसको जानते हैं। फिर है मध्य प्रदेश जिले का मानचित्र। मध्य प्रदेश के जिले के मानचित्र में हम देखेंगे कि ये अपडेटेड मानचित्र है जिसमें एमपी के कुल 55 जिलों को कवर किया गया है। ये आप देख सकते हैं, रीवा से मऊगंज, एक तो ये अलग हुआ था। फिर सतना से मैहर, ये अलग हुआ था। इसके बाद जब आप इधर आओगे तो आपको मिलेगा ये छिंदवाड़ा से पाढुरना। आपको क्या करना है, अगर किसी को मैप याद नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे जो यूपी से बॉर्डर टच करने वाले राज्य हैं उसको कवर करें। फिर छत्तीसगढ़ वाले राज्य को कवर करें। फिर महाराष्ट्र को कवर करें। फिर गुजरात को, फिर राजस्थान को। ऐसे धीरे धीरे आप कवर करते चलेंगे और मैप के माध्यम से बनाते जाएंगे तो आपका मेंस के लिए भी कवर हो जाएगा और आपका प्री भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह पे। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में राजकीय, आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखिए, राजकीय पशु, ये राजकीय पेड़ और राजकीय पक्षी, तीनों का घोषित वर्ष 1981 था। ठीक है, तो आप पशु, पक्षी और पेड़ जो प से नाम है उनका जो घोषित वर्ष था, मतलब घोषणा की गई कि ये हमारा आज से राजकीय पक्षी रहेगा, राजकीय पशु रहेगा, तो वो 1981 में की गई। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। इसका वैज्ञानिक क्या नाम क्या है? रुसवर्स दुआउसेली। प्रजाति कौन सी है? ब्रिडरी प्रजाति। आपको ये पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक नाम क्या है। एमपीपीएससी पेपर में पूछ लेता है। जो इसके राजकीय पशु हैं, वृक्ष हैं, फल हैं, ये जितने भी हैं उनका जो साइंटिफिक नाम है वो हमें पता होना चाहिए। इसका बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पे है? तो बाहुल्य क्षेत्र है कान्हा किसली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कान्हा किसली कहाँ पे है? मंडला बालाघाट में। 2017 में इसका शुभंकर भी जारी हुआ था जिसका नाम था भूर सिंह द बारहसिंगा। इसके बाद आते हैं हम राजकीय पुष्प पे। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। इसका नाम है लिलियम कैंडिमम। कुल कौन सा है? लिलिएसी। बाहुल क्षेत्र कौन सा है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में। जैसे जो कान्हा किसली में ये जो बारहसिंगा है पाया जाता है सबसे ज़्यादा, लेकिन सफ़ेद लिली का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर राजकीय पक्षी दूधराज, इसका नाम क्या है?
पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल। इसका वैज्ञानिक नाम है टर्पसिफोनी पैराडाइसे। किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो दूधराज है एक तो सरदारपुर अभ्यारण्य धार में पाया जाता है, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद है राजकीय मछली। राजकीय मछली का नाम है महाशीर और ये है टोर प्यूटिटोरा। टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और बाहुल्य क्षेत्र है नर्मदा नदी खरगोन। खंडवा घोषित वर्ष 2011 और बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। फिर एक बेसिक सा जनरल नॉलेज के लिए इन लोगों ने किया है कि हिरण और मृग में क्या अंतर होता है। तो हिरण वो होते हैं जो अपने सिंग को हर वर्ष गिरा देते हैं और नया सिंग उग जाता है, जबकि मृग वो होता है जिनके सिंग जैसे जानवर सारे रहते हैं, वो आजीवन बना रहता है, उस तरीके का है। इसके बाद आते हैं हम राजकीय वृक्ष पे। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है, इसका नाम है, प्राकृतिक नाम है बरगद। इसका वानस्पतिक नाम है फाइकस वेनगेलेंसिस। प्रजाति कौन सी है? फाइकस। संपूर्ण एमपी में पाया जाता है। घोषित वर्ष 1981। मैंने आपसे कहा था कि पशु पक्षी और वृक्ष तीनों, मतलब पशु पक्षी और पेड़ तीनों 1981 में इसका गठन हुआ था। राजकीय फल कौन सा है? वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। आम है राजकीय फल, इसका वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? संपूर्ण मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रमुख उपजातियाँ, प्रमुख आम की जो प्रजातियाँ हैं वो है नूरजहाँ अलीराजपुर में और सुंदरजहाँ रीवा जिले में पाया जाता है। विशेष आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया गया है। फिर समाचार पन्नों से मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजहाँ आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। जीआई टैग, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमपी में अब तक कितने जीआई टैग जो है घोषित हो चुके हैं और अभी कितने घोषित किए जाएंगे। मैं धीरे धीरे आपको सब चीज़ें कराती चलूँगी। अभी ये है राजकीय खेल। राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ। घोषित वर्ष क्या है? 2013। क्षेत्र कौन सा है? मालवा। मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है और प्रभास जोशी सम्मान मलखंभ क्षेत्र में दिया गया है। आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि प्रभास जोशी सम्मान तो मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है, परंतु ये जो प्रभास जोशी हैं ये पत्रकार थे, पत्रकारिता से संबंधित हैं। तो कभी कन्फ्यूज़न ना हो आपको, अगर कभी आ गया कि प्रभास जोशी किससे संबंधित है तो आप मलखंभ से कर देंगे। नहीं, आपको पत्रकारिता अगर ऑप्शन देता है तो आपको पत्रकारिता पे क्लिक करना होगा। तो ठीक है, हमने देखा कि राजकीय मछली महाशीर को 2011 में घोषित किया और राजकीय खेल को मलखंभ को 2013 में घोषित किया गया है और 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय पुरस्कार में शामिल किया गया है। राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन। इसका कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी एमपी में पाया जाता है, इसलिए इसे सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण में थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी महाराष्ट्र भी आगे हो जाता है और कभी कभी एमपी भी। तो आप अपडेटेड वाला पढ़ के जाइएगा और अगर कन्फ्यूजन लगती है तो एमपी का जो इकोनॉमिक सर्वे है आप उससे देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइमेक्स। इसमें कौन सी? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलकार। प्रमुख क्षेत्र मालवा। अब है राजकीय नाट्य। राजकीय नाट्य क्या है? माच। कौन सा क्षेत्र है? मालवा। मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच के प्रमुख कलाकार क्या हैं? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पीएससी पूछ लेता है, क्योंकि कल्चर वाला टॉपिक तो उसने अलग से ऐड कर दिया पूरा अच्छे से। तो जो राजकीय नाट्य है, राजकीय नाट्य माच है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि माच क्या है? नृत्य है, नाट्य है, इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजकीय नाट्य माच है और राजकीय नृत्य बुंदेलखंड है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राय लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। ये एमपीपीएससी के किसी पेपर में पूछा गया था कि पद्मावत ग्रंथ में किस लोक नृत्य का वर्णन किया गया है? तो राय का। और प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी कटनी जिले की हैं। फिर समाचार पन्नों से सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला के क्षेत्र में राय नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। राय नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में पाया जाता है। बुंदेलखंड के राय नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग होता है और बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। फिर है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप आकृति
दिख रही होगी आपको, देखिए स्तूप अंकित हैं ये। तो कौन से स्तूप है? वही सांची का स्तूप। इसके बाद एक वृत्त जो तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं हैं और धान की बालियां हैं। केंद्रीय वृत्त में अंकित अशोक स्तंभ की आकृति और राज्य वृक्ष बरगद का दर्शाया गया है। इसके बाद है राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी घोषणा 2010-11 में की गई थी। रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। संगीतकार कौन है? सुनील झा, आदेश श्रीवास्तव। और गायक कौन है? शांतनु मुखर्जी। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो भौगोलिक विस्तार है, ये भौगोलिक विस्तार, इसका अक्षांशीय देशांतर विस्तार दिया गया है। एक सेकेंड में बताती हूँ आपको। जी, अक्षांशीय विस्तार 21/6 से 26/30 तक और उत्तरी अक्षांश 74.9 डिग्री से लेकर 82-48 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 605 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व में लंबाई 870 किलोमीटर है। आप ये जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं भौगोलिक विस्तार में, अक्षांशीय विस्तार क्या है, मानक समय क्या है, ये आपको रटा होना चाहिए। कभी कभी एमपीपीएससी मेंस में पूछ लेता है, 3 नंबर में पूछने को आ जाएगा या 2 नंबर में पूछने को आ जाएगा, तो आपको ये तैयार होना चाहिए। इसके बाद है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? सिंगरौली जिले से। अब ये पूर्वी देशांतर से निकटतम शहर कौन कौन से, जिससे ये मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री सिंगरौली से। लेकिन ये पूर्वी देशांतर आप देख रहे हैं 82-48 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, उसके आसपास कौन कौन से निकटतम शहर है ये भी पूछ लेता है। तो जबलपुर है, पन्ना है, रीवा है, कटनी है, भोपाल है और इंदौर है। तो आपको पता होना चाहिए कि भौगोल पूर्वी देशांतर के आसपास से कौन कौन से एरिया हैं, एमपी के शहर हैं। जबलपुर, पन्ना, रीवा, कटनी, भोपाल, इंदौर। चलिए आगे देखते हैं। ये मैप के माध्यम से दिखाया गया कि सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और सबसे पूर्वतम जिला सिंगरौली है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है और बुरहानपुर सबसे दक्षिणतम जिला है। आप अगर मैप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सबसे ऊपर आपको कौन सा दिख रहा है। सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तरी क्षेत्र में तो वो मुरैना हो जाएगा। ऐसे ही सबसे पूर्व में कौन सा है? सिंगरौली। अगर आपको मैप याद हो जाएगा तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के भाग में स्थित मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश यूपी में राजस्थान से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। अब जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। आपको पता ही है कि फाहियान ने इसे सबसे अच्छी जलवायु कहा था। और उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। किस टाइप का एमपी में सबसे मतलब कौन सी जलवायु है? तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है, मतलब न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंडी होती है। और जो उत्तर का मैदान है उसमें विषम जलवायु पाई जाती है। इसमें गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर एमपी में बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी में और सबसे कम वर्षा गोवध भिंड में होती है। कर्क रेखा एमपी के मध्य से गुजरती है, मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरीके से लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा से एमपी के 14 जिले गुजरते हैं। कौन कौन से हैं? रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये पूरा मैप है। इसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आप मैप जब देख लेंगे आपका मैप तैयार हो जाएगा। और कर्क रेखा कहाँ है तो आप एक सीधी लाइन खुद से जब खींचेंगे और आपको पता चल जाएगा कि 23.5 डिग्री जो रेखा है रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल से होकर गुजर रही है। अक्षांशीय विस्तार हमने तो देखा पहले कर्क जो पूर्वी देशांतर का विस्तार था।
अब इसी तरीके से हम अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं कि इसके स्थिति आसपास के सबसे निकटतम शहर कौन कौन से हैं। तो सांची, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और इंदौर, ये अक्षांशीय विस्तार के निकटतम जो शहर हैं उनको सूचित किया गया है। इसके बाद है अखंड भारत का केंद्र बिंदु, मतलब मध्य प्रदेश में केंद्र बिंदु आप देखेंगे तो अलग अलग नज़रिए से अलग अलग हैं। जैसे अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। फिर भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी को, जिला कटनी को माना जाता है। मनोहर ग्राम का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन है, क्योंकि हम धरती पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। तो और उज्जैन एमपी में आपको पता ही है, महाकाल मंदिर आपको पता ही है, तो वहाँ जो मंगलनाथ मंदिर है वहीं पे उसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु अभी आपने देखा कि बैतूल को है, और भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना गया है। फिर प्रशासनिक स्थिति, ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। मानव का भौगोलिक मध्य केंद्र बिंदु भारत का, ये चीज़ दी हुई है, जिला कटनी बरसाली, उसकी फ़ोटोज़ हैं, तो आप एक बार देख लोगे तो आपको माइंड में वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी। फिर प्रशासनिक स्थिति देखते हैं। प्रशासनिक स्थिति संभाग जिलों का समूह 10 है, जिला विकास खंडों का समूह 55 है, विकास खंड 313 है, तहसील 436 है, ग्राम पंचायत 29,922 है, नगर निगम 17 है, नगर पालिका 99 है, और कुल ग्राम 54,903 है। अब हम देखते हैं न्यायिक स्थिति। न्यायिक स्थिति, हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? जब गठन होगा 1 नवंबर 1956 को। कहाँ पे है? जबलपुर में। पहले इसका हाईकोर्ट 1956 के पहले इसका हाईकोर्ट नागपुर में था। फिर इसके वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन। हाईकोर्ट की 2 खंडपीठें हैं जिनको 1968 में स्थापित किया गया था, इंदौर और ग्वालियर। तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। फिर ये है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति। विशेष अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति। और सम्माननीय अतिथि कौन थे? जनेटा मैशकरेन रेकनहास ऑस्ट्रेलिया के सांसद। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2023 में हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है कि एमपी 1-1.5 साल पहले का भी करंट पूछ लेता है। अगर आप इतना ये जो बेसिक वाला चैप्टर है ना उसको आप कवर कर लोगे, आपके एक आध क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए अच्छे से। फिर मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। विधानसभा जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो 320 थी सीटें। जब एमपी का विभाजन हो गया तो 230 सीटें बचीं। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति 47 हैं और अनुसूचित जातियों के लिए 45 है। इतनी जो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 35 है। जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो 40 सीटें थीं। वर्तमान में कितनी है? 29। अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 4। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछता है क्वेश्चन। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि ये जो भौगोलिक विस्तार है पूरा, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति क्या क्या है, ये आपको याद होना चाहिए कि जब अविभाजित एमपी था तो कब क्या था, कितनी सीटें थीं विधानसभा की, लोकसभा की। अब राज्यसभा की सीटें देखते हैं तो हम 16 सीटें जब अविभाजित एमपी था तब थी और वर्तमान में 11 हैं। अब आप देखेंगे कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला है मध्य प्रदेश, पहला राज्य है। फिर और जानकारी, क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में का क्षेत्रफल कितना है? 30,82,52। सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है। आप देखेंगे पुरानी वाली किताब में छिंदवाड़ा हो सकता है, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा या चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जब से छिंदवाड़ा से पाडुरना अलग हुआ है तो छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल अब छोटा हो चुका है। तो सबसे बड़ा जिला शिवपुरी हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जिला निवाड़ी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य में एक किरार घाटी है जिसके विवाद के कारण इसका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30,82,45 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है, लेकिन आप देखेंगे तो हर जगह ये 30,82,52 है। सबसे बड़ा जिला शिवपुरी, सबसे छोटा जिला निवाड़ी। जनसंख्या 7.26 करोड़ है, अंतिम आंकड़े 2011 के अनुसार।
और मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर, सबसे ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है इंदौर में ही होंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी वर्तमान। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है, लेकिन वर्तमान के जो चेंज हुए हैं, जिले वगैरह बने हैं, तो उसके अनुसार निवाड़ी वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। तो आपको याद रखना होगा कि जब 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 में क्षेत्रफल के अनुसार क्या था, अभी क्या है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है। सबसे अधिकतम साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। लिंगानुपात 931 है। अधिकतम लिंगानुपात बालाघाट का है 1081 और न्यूनतम लिंगानुपात भिंड जिले का 837 है। तो आपको पता होना चाहिए, बालाघाट तो है ही, लेकिन नंबर भी पता होना चाहिए कि 1081 है। भिंड तो है लिंगानुपात में कम, लेकिन पता होना चाहिए कि 837 इसका न्यूनतम लिंगानुपात है। इसके बाद आते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है, 32.9% इसमें वृद्धि हुई है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अनूपपुर है। मध्य प्रदेश का अधिकतम जनघनत्व 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला भोपाल है और अधिकतम जनसंख्या नहीं, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश का हीरा, मैग्नीज एवं तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। कुल दलहन में प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न में द्वितीय स्थान है। कुल तिलहन में द्वितीय स्थान है। और इंदौर लगातार 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण आया था, आपको पता होगा। इसमें लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो हम लगातार 7 बार इंदौर को स्वच्छ शहर बना चुके हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब आप एमपी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे तो समझ में आएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, इसको हम कल कवर करेंगे। अभी जो पहला चैप्टर था उसको हमने कवर किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक को कवर करूं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।